Why are Indians so fascinated about light skin? गोरा होना का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है. दे यूज टू बी क्रीम, फाइनली दे हैव चेंज द नेम रिसेंटली. इवन दीज क्रीम्स जो कि फेयरनेस क्रीम्स बोलते हैं अपने आप को, सम ऑफ देम हैव स्टेरॉइड्स इन देम. इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट विद वन थिंग, आई वुड से कि सनस्क्रीन से स्टार्ट करो. If you would remember Andrew Simons, he would have sunscreen over his face, Yes. over his lips, and everywhere. That's actually needed. What is a sensitive skin according to a skin doctor? A lot of cosmetics, it would not suit on your skin. How do I get a Hailey Bieber skin or a Korean skin? It is not really meant for the Indian skin. कुछ लोग कॉफ़ी वॉफ़ी लगाते हैं, that is not good. कोकोनट वाटर से, नारियल के तेल से हम लोग का ऑयल मसाज किया, क्या ये इफेक्टिव होता है? या ओवरनाइट आप ऑयलिंग करते हो तो आपके एक्ने का रिस्क बढ़ जाता है. मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, क्या ये रेगुलर यूज़ के लिए रिकमेंडेड होती है? मोर और लेस मुल्तानी मिट्टी एंड हल्दी आर गुड. हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्किन कैंसर ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने का रिस्पॉन्स है टैनिंग. इज टी गुड फॉर योर स्किन? बट अगर जेनेटिक्स में आपके है कि भाई मेरे बाल जाएंगे, तो वो एक लिमिट तक जाएंगे. यू कैन डिले इट एंड यू कैन रिड्यूस इट, बट यू कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड इट. मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि काउ डंग भी यूज़ किया गया है. सो पीपल कैन डू एनीथिंग, बट उसका इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है एंड कई बार वो बहुत डैमेज भी कर देता है. What are these anti-aging treatments? I think we're talking about Shefali Jariwala, the recent incident that happened. It's really sad. उनके husband ने, he came out and gave an explanation that she was never on glutathione. Hi Google, is this normal for my skin? अगर ये क्वेश्चन आपने गूगल से पूछा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आज हमारे साथ जो है वो गूगल से ज्यादा आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर से ज्यादा इस बारे में जानते हैं. टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर इफ्तिकार खान. ही इज अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी. वेलकम डॉक्टर इफ्तिकार. Thank you, Dr. Payne, for having me. सो डॉक्टर इफ्तिकार, आई हैव हैड लॉट्स ऑफ डिस्कशन कि भाई मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से क्या पूछूं. पहला सवाल मेरा आपसे है कि स्किन केयर रूटीन एक डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या होता है? So for me, I think it's very very simple. So like if you will see कि लोग बोलते हैं कि मेरा इतना step care, like 7 step, 10 step, 15 step skin care routine, and mine is like really really simple. So what I do in the morning, I have a face wash. I have an oily skin. I usually do a salicylic acid based face wash. After that, I definitely apply a light moisturizer and a sunscreen in the morning. ठीक है. और रात के समय it's even more basic. I have the same face wash once again and just a moisturizer. Nowadays, recently I've started applying retinol because I'm also nearing 30. So it's better to be safe than sorry regarding it. सो आई थिंक सनस्क्रीन से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा सनस्क्रीन को बहुत रिकमेंड करते हैं, उन वो काफ़ी हाईली रिकमेंडेड होता है, लेकिन हम लड़के आमतौर पे सनस्क्रीन और इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं. तो इज इट अ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? इज इट जेंडर बेस्ड दैट ओनली गर्ल्स शुड यूज सनस्क्रीन एंड मेन शुड नॉट? That's like absolutely untrue. So men's skin is advantageous in the fact कि हमारी skin मोटी होती है as compared to women. So that is the reason जो भी signs of aging आते हैं, they come later to us, but they definitely come to men's skin as well. Indian skin is lucky because हमारे में skin cancers are much lesser as compared to the West. Because हमें skin tan होती है, it does not burn. So that's why we do need a sunscreen, a lot of sunscreen, because aging को कम करने के लिए. That's very important and you need it despite your gender, whether you're a male or a female. मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन्स अवेलेबल होती हैं. आई थिंक एवरी ब्रांड, एवरी इन्फ्लुएंसर, एवरी सेलिब्रिटी हैज़ देयर ओन ब्रांड जो उसको प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है, ये सनस्क्रीन इससे बेहतर है, इससे अच्छी है. जब हम एक सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो हमें क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है? So sunscreen के अंदर कुछ बहुत ही important चीज़ें हैं. So firstly, you should know कि what kind of a skin do you have. Okay. So if you have an oily skin, आपको gel based sunscreen लेनी चाहिए. If you have more dry या sensitive skin, जो moisturizer के साथ sunscreen होती है वो लेनी चाहिए आपको. Something that has hyaluronic acid in it. The other important thing is the SPF factor. So SPF factor is basically sun protection factor जो UVB rays से protection बताता है. Okay, so that should be minimum 30 and अगर आप बाहर जा रहे हैं, outdoors जा रहे हैं तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए. Above 50 it does not really matter a lot. कुछ और चीज़ें हैं, if you are gonna go to the beach या swimming के लिए जा रहे हैं तो water protection important है. So you have to read the labels. And other thing is PA factor, which is the UVA protection. So it should have like PA 3+ or more. ये few things हैं, few tips हैं
to know. And sunscreen does not have to be really expensive. Sunscreen, reasonable price, even up to 400-500 rupees, you'll get very good sunscreen that you don't have to spend a bomb on sunscreens. और ये भी एक कॉमन चीज़ देखी गई है व्हेन वी टॉक फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ जनरल पब्लिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सनस्क्रीन्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट जो ज़्यादातर टारगेट करती है अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, दे यूजुअली रेंज अराउंड 200 to 300 rupees or something of that sort. Dermatologists, on the other hand, usually recommend a higher range of sunscreen. So, is there a difference between the two when it comes to price? So it depends. So like there are obviously brands that are more expensive. They're like international brands जिसकी बहुत expensive sunscreens आती हैं. But most of the sunscreen that we used to recommend at AIMS, and even now I do recommend it to the patients, mostly it's on the lesser side according to me, and it should be on the lesser side. You don't need to spend a bomb. But sometimes the patient would be like, no, I want a sunscreen that feels really, really light on my this thing. Or they would come कि sir इस brand की sunscreen कैसी हैं? Could you recommend something like that? In that case, you can definitely go for costlier sunscreens if you have the budget for it, but it's not really needed. आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, आप प्रो स्विमर भी हैं, तो इफ आई टॉक फ्रॉम अ क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव, अगर एक क्रिकेटर, एक बच्चा जो एस्पायर करता है क्रिकेटर बनने के लिए, उसको और एक स्विमर को, एक स्पोर्ट एंथुजियास्ट को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब वो अपना एक रूटीन गेम की तैयारी कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्किन? Comes to skin. So it's very important. So if you would remember Andrew Simons, like from our olden days, from the feared Australian cricket team, early 20s, he would have sunscreen over his face, over his lips and everywhere. That's actually needed. Specifically, अगर आप longer formats खेल रहे हैं, you need physical sunscreen. So those white sunscreen was actually physical sunscreen that has zinc and titanium. तो they look worse, इतनी अच्छी नहीं लगती chemical sunscreen जैसे, but they're actually much more effective than the chemical sunscreen. Secondly, जो हम भूल जाते हैं, lips also need sun protection. So that's why covering the lips is also very important. So I think these are few things, and obviously having a face wash and everything to prevent breakouts after you have played a long match, and that's basic. इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। मॉइस्चराइज़र की आपने बात करी, सो आर मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं, क्या उनको भी हमें वेदर के हिसाब से चेंज करना चाहिए? सो आइडियली हर एक वेदर में आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए ड्यूरिंग, इफ इट डिपेंड्स, कुछ लोगों की स्किन जो होती है कॉम्बिनेशन स्किन होती है, इट्स लाइक क्वाइट ड्राई एंड सेंसिटिव ड्यूरिंग द विंटर्स एंड ड्यूरिंग अदर टाइम्स इट्स ऑयली. तो ऑयली सनस्क्रीन, ऑयली जो स्किन है उसके लिए यू शुड यूज मच लाइटर मॉइस्चराइजर्स, hyaluronic acid based lighter moisturizers that do not clog your pores. They're non-comedogenic. While on the other side, during the winters you can actually go for much more glycerin based moisturizer or moisturizers that have more moisturization, and they might be thicker but they're also more effective. So you can definitely change it according to your skin type and the weather. सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन उठता है हर किसी के मन में कि मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे रैशेस हो जाते हैं, मुझे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, मेरी स्किन बड़ी प्रोन है, तो व्हाट इज अ सेंसिटिव स्किन अकॉर्डिंग टू अ स्किन डॉक्टर? सो सेंसिटिव स्किन का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग, देयर इज अ सिंड्रोम बाय द टर्म सेंसिटिव स्किन सिंड्रोम एज वेल. दैट्स समटाइम्स डिफरेंट फ्रॉम सेंसिटिव स्किन व्हाट यूजुअली पीपल आर सेइंग. उसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी कॉस्मेटिक सूट नहीं करते हैं उसके अंदर. अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स इट वुड नॉट सूट ऑन योर स्किन. उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो स्किन है किसी भी चीज़ से ब्रेकआउट हो जा रहा है, किसी भी चीज़ से वो सेंसिटिव हो जा रही है. इन लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स देयर इज अ म्यूटेशन कॉल्ड फिलाग्रीन म्यूटेशन, जो कि अटोपिक डर्मेटाइटिस में भी होता है. दैट व्हाट इट ट्रेंड्स इज कि जो आपकी बॉडी है और आपकी जो स्किन है उसका जो वाटर रिटेंशन एबिलिटी है वो कम होने लग जाती है, बिकॉज आपका जो बैरियर है वो ब्रोकन हो जाता है इन सम पीपल, एंड इट्स मोस्टली जेनेटिक. अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ लोग, सो लाइक इन इंडिया इट्स वेरी कॉमन कि बिकॉज इंडिया में लोग गोरा होने का बहुत शौक है, सो लोगों की सेंसिटिव स्किन उस वजह से भी हो जाती है. लोग स्टेरॉइड लगा लेते हैं फेस पे जस्ट टू हैव जस्ट टू बी फेयरर. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, आइट्रोजेनिक कॉज, कि भाई उन्होंने खुद से लगा लिया एक ऐसी क्रीम, दैट लेड टू दिस प्रॉब्लम. Why are Indians so fascinated about light skin and glowy skin? मतलब ऐसा क्या है इंडियंस को कि उनको एक गोरी त्वचा चाहिए होती है, उन्हें फॉरेनर्स की तरह दिखना होता है? हमारे एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं वो हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अगर आप ये फेयरनेस क्रीम लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे. या सो आई थिंक इट्स आर, मुझे तो ऐसा लगता है इट्स अ colonial hangover. आई थिंक इट्स, इन माई पर्सनल ओपिनियन, इट इज colonial hangover because
we've always found them to be fascinating. That's why कि गोरा होना का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है. There used to be a cream जिसका finally they have changed the name recently. Like one of the biggest superstars used to advertise it as well. तो slowly लोग समझ रहे हैं, people are becoming more comfortable in their own skin. But even then, even now, there are skin lightening treatments. Even then, we see in our OPD, we see so many people that have come with topical steroids in fairness cream. And even these creams, जो कि fairness creams बोलते हैं अपने आप को, they have some of them have steroids in them. And they're very, very dangerous for the skin. So they should be, there was this cream called as Gori. And it was like imported from outside or something. Uska naam hi Gori hai, and it had steroids in it. And we have seen a lot of patients who come to us with damaged skin, and their skin is permanently damaged. And there's very less we can do. Even though we're treating them, the skin would not come back to absolutely normal that it was before using those creams. सो आपने बताया कि स्टेरॉइड्स होते हैं इन क्रीम्स में, बहुत सारी क्रीम्स में ऐसा देखा गया है कि स्टेरॉइड्स मिलते हैं. आपके हिसाब से स्टेरॉइड्स के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, आपने जो अपने पेशेंट्स में देखे हो? So steroids are a boon if they are used correctly, and they're a bane if they are not used correctly or under a doctor's advice. प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर? सो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आप जाएंगे, आप किसी फार्मेसी पे जाएंगे, यू विल नॉट गेट स्टेरॉइड्स लाइक एन ओवर द काउंटर ड्रग. बट इंडिया के अंदर स्टेरॉइड्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, लाइक a dime a dozen. हर जगह पे अवेलेबल हैं. एंड द फार्मासिस्ट समटाइम्स दे थिंक दे आर मच मोर स्मार्टर देन द डॉक्टर्स. तो उसके बाद क्या होता है, देन इट लीड्स टू दिस मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स. इट इज़ मिस यूज्ड हमारे सारे फंगल इन्फेक्शन. सो इंडिया में टीनिया ठीक करना भी इज़ अ चैलेंज, because most of these patients would come to us, they have already used their steroid creams, and then it has initially तो it gives a very good response, but जब वो stop करते हैं, it flares up and जो fungus है वो resistant हो जाती है. Secondly, over the face, because they want to get rid of melasma, और जिसे common भाषा में झाइयाँ कहा जाता है, तो वो लगाएंगे. So obviously it is a part of the treatment, but it should only be taken under the doctor's advice for a very small duration. उसको वो 6 महीने साल तक लगाते रहेंगे, because initially the effect is really good. जो पूरी skin है, it becomes lighter, but as soon as they stop it, the skin becomes addicted to it, and they would have very difficult. So जैसे ही वो धूप में जाएंगे, उनका चेहरा लाल पड़ने लग जाता है, उनकी जो अंदर की जो वेसल्स हैं वो दिखने लग जाती हैं, ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाता है. तो बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, एंड वी सी इट लाइक वेरी वेरी कॉमनली. सो मिलाज़्मा की आपने बात करी, बहुत लोग इसी को आम भाषा में टैनिंग भी कहते हैं. क्या डिफरेंशिएट करता है टैनिंग को मिलाज़्मा से, एंड व्हाट इज बेसिकली, हाउ डू यू डिफाइन मिलाज़्मा? मिलाज़्मा होता क्या है? सो मेलाज्मा एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन पिगमेंटेशन है, एंड इट इज़ प्रिटी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम टैनिंग. टैनिंग हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है जब भी हम धूप में जाते हैं. इट्स अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, बिकॉज इट प्रिवेंट्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्किन कैंसर ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने का रिस्पॉन्स है टैनिंग. ऑन द अदर हैंड मिलाज्मा सबसे कॉमनली आफ्टर प्रेगनेंसी होता है. लाइक जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो विमेन है उनमें ज़्यादा होता है, बट इट कैन बी देयर इन मेन एज वेल, जो कि धूप में काफ़ी काम करते हैं. ये मेनली सन एक्सपोजर से होता है, बट इसके अंदर हॉर्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड मिलाज्मा इज एक्चुअली मच मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट एज कम्पेयर टू टैनिंग, बिकॉज मिलाज्मा इट कीप्स ऑन कमिंग बैक इवन विद ऑल द ट्रीटमेंट्स. दोनों ही केसेस के अंदर सन प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मिलाज्मा यूजुअली फेस पे ज़्यादा होता है, एंड टैनिंग यूजुअली पूरी बॉडी पे ही होती है, इंक्लूडिंग द फेस. सो वंस अगेन इट ब्रिंग्स अस टू सनस्क्रीन. एग्जैक्टली, सनस्क्रीन इज समथिंग. इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट विद वन थिंग, आई वुड से कि सनस्क्रीन से स्टार्ट करो. एडिक्वेट सनस्क्रीन लगाना. एंड अदर डाउट द पीपल हैव कि भाई आप अगर बाहर धूप नहीं निकली हुई है, शेड है, तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए. द आंसर इज येस. अगर अंदर रह रहे हो तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए. द आंसर इज येस. So sunscreen should be reapplied again and again. This is a common question that every. So ideally, yes, every 3 hours it should be reapplied, but sometimes it's not that possible. So what I tell my patients and what I do myself is, if I'm going out in the morning, उससे पहले मैं sunscreen लगा लेता हूँ. And if I have to go outdoors, I would keep on reapplying it. If I'm gonna be indoors for the rest of the day, तो मेरे को कोई problem नहीं है. Like if I'm in my office or in my hospital from 9 a.m. evening 5-6 p.m. उसके बाद जब and I'm coming out when the sun has already set,
and you really don't need to apply sunscreen. Otherwise, if you're going out in between, then हर 3-3 घंटे में आप sunscreen लगा सकते हो, and you don't have to wash your face. एक और जो doubt होता है कि भाई हाँ, do I have to wash my face every time? नहीं, you can apply it a layer over it. Okay. सो मैंने अपने काफ़ी जेंजी फ्रेंड से पूछा कि आपको अगर एक क्वेश्चन डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना हो तो क्या पूछेंगे। तो उनका क्वेश्चन था कि सर मैं पूछूंगा कि हाउ डू आई गेट अ हेली बीबो स्किन और अ कोरियन स्किन। Yeah. So I think Korean skincare is all the rage right now. But in my view, Indian skin पे बहुत ना अच्छा नहीं लगता. It is not really meant for the Indian skin. A lot of the products. Some products are really good, like snail mucin is something that is hydrating. But that hydration can be achieved by very other बाकी more reasonable products as well. कोरियन स्किन केयर बेसिकली लगता है उनकी जो स्किन होती है बहुत ही ग्लो करती है, बिल्कुल शाइन करती है. इन इंडियन स्किन इफ यू डू दैट वो आपको ऑयली लगेगी स्किन, बिकॉज आवर स्किन टोन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कोरियंस. द ओवरऑल प्रॉब्लम्स, द टाइप ऑफ स्किन दैट वी हैव इज मच मोर एक्ने प्रोन. सो हर चीज़ जो उनके स्किन में काम कर रही है वो हमारी स्किन में काम नहीं करेगी. एंड थर्डली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, a lot of the things you see on social media has a lot of filters on it. You should always keep that in mind. Should not go for these celebrities कि भाई इसने तो ये करा लिया. That's their job. First of all, it's their job to look a certain way. And secondly, a lot of filters and a lot of makeup goes into making them look the way they're actually looking like. So I think that is one caution that I always tell my everybody who consults me कि भाई we have some realistic expectations on what you are doing. So I think all that glitters is not gold is Exactly, absolutely. Yeah. So that brings us to another question that Gen Zs are facing is dark circles because of excessive mobile usage, lack of sleep. So what exactly are dark circles and how do you prevent them? Yeah, so dark circles सबसे important. So अलग अलग तरह के dark circles होते हैं. You can have deep set eyes, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. यू कैन हैव पिगमेंटेशन अराउंड योर आइज, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. यू कैन इफ अगर आपकी वहाँ की स्किन बड़ी पतली है तो अंदर की जो वेसल्स हैं वो दिखने लगेंगे, उससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. सो हर चीज़ के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, अलग अलग चीज़ों काम करेंगी. कोई भी चीज़, आई रिपीट, कोई भी चीज़ डार्क सर्कल्स को 100% इफ़ दे आर देयर, अगर जेनेटिक्स है आपकी, वो 100% नहीं जाएंगे. यू कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग देम. स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस कम लेना, स्लीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज इफ यू आर नॉट स्लीपिंग एनफ, वहाँ पे एडीमा आने लग जाता है, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होने लग जाता है, जो डार्क सर्कल और ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने लग जाते हैं. बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, दे आर इफेक्टिव टू एन एक्सटेंट. कोई भी चीज़, आई रिपीट, कोई भी चीज़ 100% नहीं जाएगी. देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स लाइक अंडर आई फिलर्स दैट वी डू. देर समथिंग कॉल एज पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. वी कैन एक्चुअली डू समथिंग एज CO2 लेजर, एक्सोसोम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट फिर भी, आई रिपीट, फिर भी एनीथिंग वुड नॉट मेक श्योर कि वो 100% पूरी तरह से चले जाएं. इफ देर इज जेनेटिक्स, अगर वो आपके हैं डार्क सर्कल्स, वो रहेंगे आपके डार्क सर्कल्स. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट लाइक. ये आपने डिस्कस किया कि एक अच्छी नींद हम नहीं लेते, इसका भी एक रीज़न होता है डार्क सर्कल्स का। अच्छी नींद के लिए, अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए हम लोग की ऑयल मसाजेस की जाती थी, जो एक हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय पद्धति में पहले से देखा गया है कि कोकोनट वाटर से, नारियल के तेल से हम लोग के ऑयल मसाज के, क्या ये इफ़ेक्टिव होता है? So, to an extent, yes. So, coconut oil or say rosemary oil or argan oil, even onion oil, इन पे actually studies हुई हैं. They have had some response, some improvement in increasing the hair growth. बट इसमें मैं फिर से बताता हूँ, जेनेटिक्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज. यू कैन इम्प्रूव इट, बट अगर जेनेटिक्स में आपके है कि भाई मेरे बाल जाएंगे, तो वो एक लिमिट तक जाएंगे. यू कैन डिले इट एंड यू कैन रिड्यूस इट, बट यू कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड इट. सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स इज कि अगर ओवरनाइट आप ऑयलिंग करते हो तो आपके एक्ने का रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज जो ऑयल आपके स्कैल्प पे है वो आपके पिलो पे जाता है एंड देन इट गोज ओवर योर फेस. So if you really, really want to oil it, maybe do it 1 hour before you shampoo your hair. That is the thing I tell all my patients because that's very important. And oiling से सबसे important चीज़ जो होती है वो blood circulation बढ़ाता है, more than anything else. Absorption एक लिमिट तक ही होता है, बहुत ज़्यादा absorb नहीं होता है. The increase in circulation is what actually helps your hair growth in this case. Okay. What is your take about graying of hairs? Graying of hairs जो है, इसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? So first of all, I have a lot of gray hair myself, so that is an answer in itself. So I have, like, from both my mother and my dad, I have terrible genetics when it comes to hair.
ठीक है, देर बोथ ऑफ देम हैव अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर एंड बोथ ऑफ डू नॉट हैव लॉट ऑफ हेयर. सो ग्रेइंग ऑफ हेयर अप टू एन एक्सटेंट आप कम कर सकते हो. सो इन अ लॉट ऑफ कंडीशंस से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव विटामिन डी या विटामिन B12 या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है, इन केसेस के अंदर ग्रेइंग ऑफ हेयर कैन बी प्रिवेंटेड एंड कैन बी रिवर्स्ड. देयर आर ऑल्सो कंपाउंड्स एंड सीरम्स जो आते हैं विच हैव पर्टिकुलर कंपोनेंट्स इन देम, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट वो भी एक टू एन एक्सटेंट ही काम करते हैं. ग्रेइंग, एज आई टोल्ड, जेनेटिक्स इज एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अगर कुछ आपको मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कोई डेफिशिएंसीज हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड देर आर सम प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज, बट उससे भी 50% लोगों में अराउंड 50% रिस्पॉन्स आता है ओवर 6 months. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग हेयर कलर्स पे, जो बालों में कलर करने का एक ट्रेंड होता है कि आर दीज कलर्स सेफ टू बी यूटिलाइज्ड, सेफ टू बी यूज्ड? या सो 2-3 चीज़ें हैं. तो हेयर कलर जो होता है, सम पीपल हैव एन एलर्जी टू इट. दिस कंपाउंड कॉल्ड एज पैराफिनाइलिन डायमीन, जो काफ़ी सारी जो लीडिंग हेयर डाइज है उनमें होता है, एंड दैट कैन एक्चुअली लीड टू एनी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. सो इफ़ यू आर नॉट एलर्जिक टू इट, दे आर सेफ टू यूज, देयर इज नो लॉन्ग टर्म रिस्क पर से. कुछ कलर्स जो हैव सल्फेट एंड अदर थिंग, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके स्किन, आपके हेयर को ड्राई कर सकते हैं, उसको फ्रीजी कर सकते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. अदरवाइज इज नो सच प्रॉब्लम पर से, यू कैन यूज देम. सो इफ यू आर समबडी, सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप कोई भी कलर करें उसको पहले पैच टेस्ट कर लें बिफोर अप्लाइंग इट. यू कैन मे बी पैच टेस्ट ओवर योर हैंड और समवेयर. अगर आपको लग रहा है कि वो रिएक्शन कर रहा है, देन डोंट यूज इट. देयर आल्सो बायो वेजिटल बेस्ड हेयर डाइज इन केस you still want to color your hair, and you are sensitive to paraphenylene diamine. सो रिगार्डिंग हेयर कलर्स एंड हेयर की, जब बालों की जब हम बात करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमारे साथ हमारे समाज में रही है, वो एक मुंडन सेरेमनी जो की जाती थी कि बच्चों की बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो. ये सेम चीज़ बहुत सारे लोग, जब वो उनके उनके बाल कम हो रहे होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं कि एक बार बालों को अगर हटा दे तो बाद दोबारा से वो बाल अच्छे ग्रोथ कर जाएंगे. क्या ये फैक्ट है या एक मिथ है? इट्स अ myth. इट्स एन एब्सोल्यूट myth. बेसिकली क्या होता है, जब आप मुंडन कराते हो या शेव करते हो बालों को, उसके बाद जो बाल आते हैं, जब when they're shorter, तो ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, बट उसकी डेंसिटी और थिनिंग हो रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता. बिकॉज व्हेन जो न्यू हेयर ग्रो करते हैं, वो स्टार्टिंग में जब आते हैं वो बहुत छोटे छोटे आते हैं, एंड वो ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉन्गर आ रहे हैं, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू से कि भाई बाल बार बार मुंडन कराने में. इवन काफ़ी लोगों को जिनको सिर पे डैंड्रफ भी होता है, वो भी ये काफ़ी बार करते हैं, दे विल गेट इट शेव्ड, बिकॉज उसके अंदर उनको पैचेस दिखने लग जाएंगे, बट दैट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम वो स्कैल्प में है, जब जैसे बाल बढ़ेंगे द सेम प्रॉब्लम विल कंटिन्यू. एंड एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो डर्मेटोलॉजी स्किन के साथ खासकर देखने को मिलती है, चाहे मैं हम साउथ दिल्ली में बैठे, साउथ दिल्ली की बात करें, साउथ बॉम्बे की बात करें, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉश सोसाइटी को केटर करता है, ऐसा एक परसेप्शन होता है सबके मन में. तो स्किन केयर क्या एक एलीट क्लास, एक हाई क्लास, एक हायर स्ट्रेटा के लिए ही है? नहीं, एब्सोल्युटली अनट्रू. एंड एक अच्छा एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन जनरल ये रहा है कि पीपल हैव बिकम मच मोर अवेयर. इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट पीपल, फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ एडवाइस, देन इट हैज़ बिकम मच मोर डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है स्किन केयर का, अपने सेल्फ केयर का इन जनरल, whether it comes to exercise, fitness, or whether it comes to skincare. People are much more aware about what they're eating, how they're looking, what care of their body and skin they're taking care of. So it's definitely, and slowly you'll find that कि specifically जो Gen Z और जो newer generation है, they're much more open to it and they're much more aware about it. Sometimes I would find patients जिनको मतलब they would have really good information about. Sometimes I would have patients जिनको adequate information नहीं है, but they're curious to learn about it, which is a very good thing. सो अवेयरनेस से एक चीज और आई है, जस्ट जस्ट लाइक एवरीथिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड, कि अवेयरनेस के साथ साथ अब एक ओवर अवेयरनेस हो गई है, ओवर इवैल्यूएशन करते हैं, ओवर एनालिसिस होती है. एवरी इन्फ्लुएंसर टॉक्स अबाउट अ स्किन केयर प्रोडक्ट. आई डोंट थिंक इंडिया में या इंस्टाग्राम की अगर हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल, स्किन, ट्रैवल, यही सबसे ज़्यादा चलता है, एंड सब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है. तो ओवर अवेयरनेस का क्या डिसएडवांटेज रहा है जो आपने अपने पेशेंट्स में देखा हो? सिग्निफिकेंट. सो क्या होता है कि आप देखोगे हर महीने एक नया कोई प्रोडक्ट आ रहा है, नया कोई स्किन एक्टिव आ रहा है, बिकॉज दैट्स मार्केटिंग.
बट इट डज नॉट मीन कि जो पुराना प्रोडक्ट था या पुराना जो इंग्रेडिएंट आप कंसिस्टेंटली आपके स्किन के साथ यूज़ कर रहे थे दैट इज़ एनी वर्स। और इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ जो टाइम टेस्टेड चीज़ें होती हैं दे आर सो मच बेटर बिकॉज दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल से फॉर द एग्जाम्पल ऑफ मिनॉक्सिडिल फॉर हेयर, minoxidil is still the only topical FDA approved molecule। जो इतने सारे हेयर सीरम्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी अभी तक FDA अप्रूव नहीं है एंड किसी भी स्टडीज के अंदर दे हैव नॉट शोन देम टू बी बेटर दैन मिनॉक्सिडिल। 5% मिनॉक्सिडिल जो हम रेकमेंड करते हैं यूजुअली इन इन पेशेंट्स दैट कम टू अस, दैट इज द मैजिक ऑफ मार्केटिंग। बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए हैं जस्ट बाय शेमिंग द थिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी देयर। सेम गोज विद एक्टिव्स। नाइसिनामाइड का बहुत हाइप आया इवन दो इट्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड, इट्स नॉट समथिंग यूनिक, इट्स नॉट समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो हर दिन नए नए चीज़ें आती हैं। तो आई टेल माई पेशेंट्स इवन इफ दे यूजिंग अ स्किन केयर रूटीन इट्स वर्किंग वेल फॉर देम, आई डू नॉट इवन रिकमेंड कि भाई आप सनस्क्रीन चेंज करो। इट इज वर्किंग वेल फॉर यू, जस्ट कंटिन्यू इट पीरियड। दैट्स व्हाट आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि भाई आई विल ट्रीट इफ यू हैव सम स्किन डिजीज and if I think the products that you're using are harming your skin, I will change that. But अगर मुझे लग रहा है कि अगर जो आप यूज़ कर रहे हो वो ठीक, even if it's not recommended by me, even if it was recommended by your previous dermatologist, I would not change it. And like just use it, just be regular with it. If your skin is fine with it, just continue with it. I think that's what needs to be done more again. एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमारे देश में देखने को मिलती है जिस दैट हैज़ ऑल्सो पास द टेस्ट ऑफ टाइम जिसको हम बोलते हैं वो है मुल्तानी मिट्टी, हल्दी। तो क्या ये रेगुलर यूज़ के लिए रिकमेंडेड होती है? सो क्या होता है इन लॉट ऑफ दिस घरेलू नुस्खों में क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों को इससे डर्मेटाइटिस से एलर्जी हो सकती है। कुछ केसेस के अंदर उसके इरिटेंट या स्क्रब इफ दे स्क्रब इट अलॉट उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। बट मोर और लेस मुल्तानी मिट्टी एंड हल्दी आर गुड, दे हैव सम गुड रोल बिकॉज में क्यूरक्यूमिन होता है मुल्तानी मिट्टी में और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को सूदन करते हैं। दे ब्रॉडली गुड, they're not something magical but they're good and can be used in most cases। कुछ लोग कॉफ़ी वॉफ़ी लगाते हैं, that is not good because वो आपके स्किन के बैरियर को ब्रेक कर सकता है। कुछ लोग like on their scalp they would have onion juice and everything, वो कई बार इरिटेशन कर देता है। it's not that good। बहुत सारे लोग ऑनियन के साथ साथ बियर, एग्स, आई थिंक ये भी काफ़ी कुछ प्रेवलेंट है या भारत में जो इंडियन सोसाइटी में कि ये भी यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोगों ने तो मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि काउ डंग भी यूज किया गया है। सो पीपल कैन डू एनीथिंग बट उसका इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है एंड कई बार वो बहुत डैमेज भी कर देता है। इट एक्चुअली एंड्स अप डैमेजिंग यू अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग इट, जो कि आप बेसिक जो आप यूज कर रहे थे उससे भी इम्प्रूव हो जाता। व्हाट इज योर टेक ऑन कॉफी एज अ स्किन केयर रूटीन? इज कॉफी गुड फॉर योर स्किन? Yeah, so coffee is actually, so I take my coffee every day. I usually try to take it as in the form of black coffee, like Americano or cold brew, because coffee in itself is very good in moderation. Coffee से क्या होता है? It has caffeine. It has multiple antioxidants as well that actually helps in improving the blood flow to your skin and it has a good role on it. Problem वहाँ आती है जब हम इसके अंदर स्वीटनर शुगर बहुत ऐड कर देते हैं या डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और या फिर हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही लेने लग जाते हैं जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। सो मॉडरेशन में कॉफ़ी इज़ प्रिटी गुड फॉर योर स्किन एंड आई थिंक मॉर्निंग कप ऑफ कॉफ़ी, गुड मॉर्निंग कप ऑफ कॉफ़ी समथिंग दैट आई कैन नॉट लिव विदाउट। सिमिलरली चाय के बारे में हम बात करते हैं, इज टी गुड फॉर योर स्किन? सो टी के अंदर एज मैं फिर से आऊँगा, जो द टाइप ऑफ टी वी कंज्यूम, जो दूध वाली चाय है विद अ लॉट ऑफ शुगर एंड विद अ लॉट ऑफ मिल्क, it's not the greatest for your skin. But if you take green tea or even normal tea जो कि without any milk or any sweetener or any sugar, that is so much better because इसके अंदर भी antioxidants काफ़ी सारे होते हैं, catechins होते हैं, lot of antioxidants are there that can be good for your skin. And what about the role of dairy products? जो dairy products होते हैं, दूध है, पनीर है, दही है, उनका स्किन पर क्या प्रभाव पड़ता है? So dairy products are good in moderation. So I like my paneer, I like my ghee, I like to have a little bit of milk. बहुत ज़्यादा करने पे कुछ लोगों से acne flare up हो सकता है, but in moderation it's fine. The problem lies in कि जब उसमें शुगर हम ऐड कर देते हैं,
या बहुत ज़्यादा शुगर उसके साथ खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो वो स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकती है। यू डोंट नीड टू गो ऑल वीगन कि भाई आप ओट मिल्क पे चले गए हो या आलमंड मिल्क पे चले गए, यू डोंट रियली नीड टू डू दैट। मिल्क आप अपना लो, मॉडरेशन में लो, एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन, बेसिकली इट्स व्हाट आई बिलीव इन। मॉडरेशन के बाद जब आता है एक एडवांसमेंट, जिसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एक एडवांस स्टेज में ले जाते हैं. Coffee has transformed, tea has transformed. Now we have matchas, now we have kombuchas, now we have cold coffees, we have other sorts of coffees. Yeah. What is your take, or how do you want to portray matcha for skincare? So matcha is basically green tea. Matcha is actually green tea and it has a lot of antioxidants. So in itself, so ideally matcha, the Japanese traditional way hai, they actually have it with water and not with in the form of matcha latte. So matcha latte जो usually हमारे market में मिल रही है, it has a lot of added sugar. It has a lot of other additives, other syrups added in. So that is actually not good for your skin. But अगर आप matcha को with just a little bit of milk and or just with water ले रहे हैं, तो matcha is very good for your skin. It has a lot of antioxidants and it has much lesser caffeine as compared to coffee. So वो काफ़ी लोगों को जो caffeine से ज़्यादा sensitive होते हैं, it's a better alternative to coffee for them. And same goes for kombucha. Kombucha has fermented product. It's basically fermented. Because it has fermented, it has also a lot of antioxidant, other products are there. So kombucha is actually good. उसमें added sugar नहीं होनी चाहिए. That is one thing I would focus on. And what about the boba teas that are They're not good. They're not good. Period. Because उसके अंदर basically साबूदाना, एक तरह से it is साबूदाना and it has a lot of carbohydrate. Processed carbohydrate है वो. It is not good for your skin. And ज़्यादातर वो मीठी भी होती हैं. That's really not good for your skin. So it is, yeah, it is tasty. I occasionally, once in a while, I would also have a boba tea, but regularly मत पियो उसको. So the moral of the story is you can have it in occasionally, but not Not on like a good for your skin, not like a daily routine. डेली रूटीन. यस. नाउ एक चीज जो हमने बहुत अभी हाल फिलहाल देखी है, एक बहुत ही सैड इंसिडेंट भी हुआ है रिगार्डिंग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में. एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई, ऐसा क्लेम किया गया. बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के दौरान. सो व्हाट आर दीज एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स? So anti-aging treatments बहुत सारे हो सकते हैं. तो I think we're talking about Shefali Jariwala, the recent incident that happened. It's really sad. So in that case also recently उनके husband ने he came out and gave an explanation that she was never on glutathione, जो एक जिसको विलन बनाया जा रहा था by the media and everybody कि glutathione की वजह से हुआ है. He said that she was never on glutathione. She was only on multivitamins, and it might have been just a coincidence that this happened because in glutathione is basically an antioxidant and it is very very safe. She was also fasting, and she was, so it might just be a coincidence that has happened because it's very very safe. We give it to a lot of patients these, and so there is something called NAD, that is also an anti-aging treatment. It is also very safe. बात करें जाती all anti-aging treatments की, तो anti-aging treatments can be anything like these IV drips to maybe Botox, maybe fillers, maybe even facelift surgeries. All are anti-aging. Maybe HIFU. There are also energy-based devices जो भी anti-aging करती हैं. Obviously, in सबके every procedure has a minimal amount of risk, but if you are getting it done from, so that's also very important. A lot of these deaths happen because these are being done by people who should not be doing it in the first place. It's very important that it's either done by a dermatologist or a plastic surgeon or somebody who is legally there, who is trained for it. तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया में दैट्स नॉट द केस. सेम वाज द केस विद हेयर ट्रांसप्लांट. रिसेंटली अ हेयर ट्रांसप्लांट वाज डन इन विच अनफॉर्चुनेटली 2 people lost their lives because it was done by the technicians and somebody, the doctor, was not really eligible to do that procedure. So ये एक चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली हमने ये भी देखा कि यामी गौतम ओपनड अबाउट हर स्किन डिसऑर्डर. व्हाट एग्जैक्टली इट इज केराटोसिस पाइलरिस? या सो इट्स कॉमन टर्म, इसको हम स्ट्रॉबेरी स्किन बोलते हैं. सो इट इज़ समथिंग इन विच पीपल जिनको फिलाग्रिन म्यूटेशन दैट वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली होता है and they have a sensitive skin. Their skin actually has a lot of spiny papules, spiny projections हो जाते हैं mainly over the arms or over the thighs. So it's not treatable, but इसको हम यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स की वजह से हम इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, but it does not go away completely.
ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट एस्थेटिक ट्रीटमेंट, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है आपके हिसाब से जो कोई भी करवा सकता है? So, if my patient who's 35 and above, who has wrinkles, who has started having wrinkles over the forehead, over this, so Botox is some treatment that is very safe. It has very good results for a starter, for a beginner, and it will not really alter your presentation so much. What it does is कि जो active wrinkles हैं, जो हमारी muscles हैं face की, जो facial expression की muscles हैं, उसको temporarily उसको paralyze करता है, so that जो wrinkles बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे. It's very, very safe. It does not have any long-term sequelae. Other than that, people can go for laser toning if there are some pigmentation issues. But yeah, if one anti-aging particularly they can go for is with very, very less risk of any side effect is Botox. स्किन केयर रूटीन फॉर मेन कैसा होना चाहिए? Very simple. 3 चीज़ें होनी चाहिए. Cleanser, moisturizer, sunscreen. Evening में अगर आप चाहते हो, if your skin is sensitive और if you are crossing 30, तो आप पेप्टाइड्स ऐड कर सकते हो, या फिर चाहें तो आप रेटिनॉल ऐड कर सकते हैं if your skin is not that sensitive. सो हेल्दी स्किन अकॉर्डिंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से हेल्दी स्किन किसे कहते हैं? So firstly, if the patient is comfortable in the skin, that's healthy skin, period. ऑब्जेक्टिवली बात करें तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेक केयर ऑफ इसकी स्किन का टेक्सचर कैसा है. सो स्किन का टेक्सचर अगर बहुत सारे एक्ने मार्क्स हैं या स्कार्स हैं या फिर एंडुलेशंस हैं तो वो एक प्रॉब्लम है. सेकेंडली, अगर स्किन पे पिगमेंटेशन या पोस्ट एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन है बहुत जगह, वो एक प्रॉब्लम है, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व. थर्डली, एज वी एज हमारी स्किन लूज होने लग जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है. दैट इज थर्ड थिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. अगर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड हैं, then the person has really good skin. इंडियन स्किन की बात जब हम करते हैं तो इंडियन स्किन को हेल्दी रखने के लिए, इंडियन स्किन को सही रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? So इंडियन स्किन को हेल्दी रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हमारी इंडियन स्किन इज़ वेरी प्रोन टू एक्ने फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑफ द डाइट, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. सो उससे बचना, उसको इम्प्रूव करना, टू हैव अ गुड फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, बिकॉज इतना सन एक्सपोजर है, धूप इतनी पड़ती है, उससे बचना. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाहर आप जाएं तो कोशिश करें, बेस्ट है कि आप अम्ब्रेला लेके या फिर कवर करके जाएं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो. सेकेंडली, आई अगेन एज रिट्रेटेड, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्डली, इवन अगर आपको लग रहा है कि बाहर बहुत गर्मी है या फिर आपकी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइजर आप कंटिन्यू करें. इंडियन स्किन में जब हम बात करते हैं तो हम पहले भी डिस्कस किया, बट मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछना चाहूँगा. इंडियन स्किन में स्किन कैंसर कम होता है एज कम्पेयर टू जब हम फॉरेनर्स की बात करते हैं, बाहरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? सो इवन दो हम लोग अपनी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं एंड वी आर लाइक कि नहीं हमें गोरी स्किन चाहिए, आवर स्किन इज़ एक्चुअली मच बेटर. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है वो होता है स्किन कैंसर. इनफैक्ट वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट का मेन रोल ही कैंसर प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा होता है. ऑन दी अदर हैंड, इन इंडियन स्किन कैंसर इज़ वेरी वेरी लेस. मतलब हम बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर नहीं देखते हैं बिकॉज हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती है, उनकी स्किन बर्न हो जाती है. बर्निंग की वजह से जो स्किन कैंसर में बनकर रिस्क बढ़ जाता है और हमारी स्किन टैन होती है, तो वो स्किन कैंसर हमारी स्किन में नहीं बनते हैं. दैट इज़ द रीज़न हमारी स्किन इज़ सो मच बेटर देन द वेस्टर्नर्स एंड वी शुड बी मच मोर प्राउड ऑफ इट देन वी आर. एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विच इज़ वंस अगेन रिलेटेड टू द एस्थेटिक पार्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी. जब हमने भी रीसेंट इंसिडेंट्स देखा था जब उर्फी जावेद ने अपने फिलर्स वाले फोटोज और वीडियोस अपलोड किए थे, क्या वो एक नॉर्मल प्रोसीजर था? Yeah, so it was a normal procedure. So, if you would have noticed, Urfi Javed pehle, she had a lot of lip filler. So, the volume of the lip was a bit too much. And उसको dissolve करने के बाद जो fillers होते हैं hyaluronic acid से बने होते हैं. To dissolve it, there's an enzyme called as hyaluronidase. वो use किया जाता है. And जब वो reaction होता है hyaluronic acid और hyaluronidase का, तो वो swelling कर सकता है. उस केस में एक चीज़ जो डिफरेंटली की जा सकती थी कि इट कुड हैव बीन डन इन पार्ट. तो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिलर था तो ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, बट इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज अ रिएक्शन. इट वॉज अ परफेक्टली नॉर्मल प्रोसीजर, बट वो थोड़ा और ज़्यादा हो गया बिकॉज द अमाउंट ऑफ फिलर दैट नीड टू बी डिजॉल्व वॉज अ बिट मोर. अगर मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी मेंटेन रखनी है, बहुत सुंदर, बहुत साफ, बहुत अच्छी रखनी है, तो मेरी डाइट क्या होनी चाहिए? सो डाइट के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी से कि वट एवर वी ईट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑन आवर स्किन.
इंडियन स्किन में, इंडियन डाइट में जो प्रॉब्लम है कि प्रोटीन हमारा इंटेक यूजुअली काफ़ी कम है। तो आइडियली आपका प्रोटीन एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप एडिक्वेट प्रोटीन लें। सेकेंड थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फाइबर एडिक्वेट अमाउंट में खाएं। सो विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लाइक लेमन, लाइक आंवला, दीज आर ऑल वेरी गुड। एंड जो फ्रूट्स हैं उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, लाइक ग्रेप एंड मैंगो, दे हैव वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो एक्चुअली आपके एक्ने ब्रेकआउट और प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनल कॉल एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, किस स्पोर्ट्स पर्सन की, किस सेलिब्रिटी की स्किन को देख के आपको लगता है कि हाँ ये एक आइडियल स्किन है? So I think a lot of these people have great skin, and I think Abhishek Sharma has really good skin. I think in general, recently what I've noticed, he has really good skin. एक reason ये भी होता है because he's young. So whenever you're younger, your skin is actually better than when you get older. Apart from it, I think Kareena Kapoor has really good skin. I think even though she's not gotten a lot of procedures done, her face has remained largely the same over the years. Um, Rekha ji has really good skin for her age. You cannot say ki she's that old. Yeah, I think these are few people that I think have really good skin. So I think नाउ वी हैव डिस्कस्ड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। हमारी सारी बातें भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। वी होप कि वी कैन होस्ट डॉक्टर इफ्तिकार वंस अगेन। एंड इट वाज अ रियली अमेजिंग सेशन, नॉट जस्ट बिकॉज कि हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, बट बिकॉज उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अपने प्रैक्टिकलिटी को भी शेयर किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जेनजीज को भी केटर करा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्तिकार, थैंक यू, इट वॉज लवली होस्टिंग यू। Yeah, thank you for having me, Dr. Payne. It was really fun talking with you, and maybe we can do a part 2. Yes. Let's see. Thank you.